सभी को नमस्कार। मैं कुपेंद्र आर राठौड़, हिंदी विषय सहायक प्राध्यापक, सरकारी प्रथम श्रेणी महाविद्यालय हुलसूर, जिला बीदर से हूँ। प्रिय छात्रों, गुलबर्गा विश्वविद्यालय कलबुर्गी सीबीसीएस पाठ्यक्रम में बीएससी फोर्थ सेम बेसिक हिंदी में हानुष नामक नाटक रखा गया है। इसी हानुष नामक नाटक के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। नाटक के 8वें भाग में आप सभी का स्वागत है। अभी तक मैंने 7 भाग के बारे में आपको पढ़ाया और आज हम 8वें भाग के बारे में अध्ययन करेंगे। हानुष जो इस नाटक के जो प्रधान पात्र हैं, कात्या हानुष की पत्नी है, नाटक के सहपात्रा है, पादरी है इस नाटक में, और जेकब, जॉर्ज, टाबर, जान, हुसाक आदि व्यापारी के पात्र भी इस नाटक में आते हैं। राजा भी इस नाटक में आता है। आदि पात्र जो जेकब है इस नाटक में जो घड़ी बनाने में जो प्रमुख तौर पर जो हानुष का जो मदद करता है, उसका भी इस घड़ी बनाने में प्रमुख योगदान है। आज हम इस कक्षा में जो ऑलरेडी हानुष की घड़ी जो बन गई है, बनकर वह घड़ी नगर पालिका पर लग गई है। हानुष की घड़ी की आवाजें आ रही है, शहर में खुशी का माहौल है। हानुष के परिवार भी इस खुशी के माहौल में अपने आप को शामिल हो गया है। हानुष के परिवार भी अब खुशी से अपने आप को गर्व की महसूस कर रहा है, क्योंकि उनकी हानुष की 17 साल के मेहनत के बाद उनकी घड़ी अब बन चुकी है। तो कात्या और हानुष के बीच में यह संवाद होता है। वह दोनों पति और पत्नी अपने जीवन में जिस तरह से संघर्ष का सामना किया है, उसी को लेकर वह पुरानी बातों को याद कर एक दूसरे को जिस तरह से अपने जीवन में संघर्ष का सामना किया है, उसी के ऊपर वह चर्चा करते हैं। कात्या हानुष की तारीफ करती है तो उसी वक्त हानुष कहता है, जेकब घड़ी के पास पहुंच गया होगा या पता नहीं। क्योंकि हानुष भी देखिए यहाँ पर जिस तरह से कात्या घड़ी बनाने का जो श्रेय है हानुष को देती है, हानुष की मेहनत का फल मानती है, तो उसी तरह से हानुष जो उनकी घड़ी बन चुकी है अपने पति पत्नी की कुर्बानी समझता है। तो वह समझता है कि हर व्यक्ति के कामयाबी के पीछे किसी औरत की योगदान, उनकी कुर्बानी, उनकी त्याग होती है। तो वह अपना पूरा श्रेय अपनी पत्नी को दे रहा है। उसी संदर्भ में हानुष कहता है कि अब तुरंत जेकब जो है, जो घड़ी जो उन्होंने भी इस घड़ी बनाने में उनका भी जो योगदान है, वह भी उस घड़ी बनाने का जो भी उसका नब्ज वह जानता है। तो हानुष कहता है कि अब जेकब को उस स्थल के पास जाना होगा कि वह गया है या नहीं है। अच्छा हुआ महाराज आने से पहले ही घड़ी चालू हो गई। तो हानुष देखिए यहाँ पर जिस तरह से घड़ी चालू हो रही है, कई बार बंद हो जाती है, तो बंद होने के बाद फिर चालू हो जाना। तो हानुष कहता है कि महाराज जो अब आने वाले हैं उस स्थल के ऊपर, महाराज की तरफ से जिस तरह से उस घड़ी का उद्घाटन का प्रोग्राम कार्यक्रम होने वाला है, तो हानुष बिल्कुल उस माहौल में शामिल होने के लिए वह तत्पर खड़ा है। और वह यानी जेकब से कहता है कि उस लड़के को वहीं पर रहना चाहिए। कात्या कहती है महाराज ने भी इसकी आवाज सुनी होगी। तो कात्या कहते हैं कि जिस तरह से हमें सभी को घड़ी की आवाज आ रही है, महाराज भी सुना होगा। हाय उन्हें कैसे लगी होगी। तो कात्या देखिए उस दृश्य को अपने आप को महसूस कर रही है। जिस तरह से वह घड़ी दुनिया की पहली घड़ी है जो हानुष के द्वारा बनाई गई है। जब वह महाराज उस घटना, उस घड़ी की आवाज सुनी होगी तो न जाने उन्हें कैसा लगा होगा। वह कात्या अपने मुंह से उस दृश्य का विवरण देती है। महाराज को तुम पर कितना गर्व हुआ होगा, लोग की आवाज आ रही है, हानुष की तारीफ कर रहे हैं, हानुष की घड़ी नगर पालिका पर लगाई गई है, लोग घड़ी को देखने आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर कात्या जिस रूप में महाराज के, जिस तरह से महाराज ने उस घड़ी की आवाज सुनी होगी, महाराज ने उस घड़ी की आवाज सुनकर उन्होंने किस तरह से महसूस किया होगा, यानी हानुष के बारे में उनकी जो प्यार है कैसा बड़ा होगा, उस घटना का उल्लेख भी यहाँ पर। तो यहाँ पर नाटककार ने जिस तरह से नाटक के सहापात्रा कात्या के द्वारा हानुष के प्रति जो महाराज के मन में किस तरह से वह विश्वास बड़ा होगा, उसका भी उल्लेख नाटककार ने यहाँ पर किया है।
लोग घड़ी की सुइयां देखते हैं जो ऑलरेडी घड़ी बन चुकी है, लोग घड़ी को देखने के लिए कतार लगे आ रहे हैं। ये कहते हैं, जो लोग आ रहे हैं उसमें से एक कहता है कि मैंने तो आज इसी चौक में ही रहूंगा, क्योंकि लोग उस घड़ी को देखने के बाद उन्हें यह एहसास हो रहा है, उन्हें यह आनंद हो रहा है कि ये किसी आदमी ने कहा कि मैं तो आज इसी चौक में रहकर इस घड़ी का आनंद लेते रहूंगा, आज यहाँ महाराज भी आने वाले हैं। दूसरा कहता है कि घड़ी यहाँ लगाकर बहुत अच्छा हुआ। जो व्यक्ति वहां पर होते हैं, नाटककार ने उस व्यक्तियों का अभिप्राय, उस व्यक्तियों की भावनाओं के साथ साथ यहाँ पर उनकी बातें भी उल्लेख किया है। तो दूसरा व्यक्ति यह कहता है कि यह लगाकर बहुत अच्छा हुआ कि हमें बहुत मदद मिलने वाला है। लोग के द्वारा तालियां, उसी बीच यांका का प्रवेश होता है। वह कहती है कि ओह बापू, तुमने लोगों ने घड़ी को सुना, तुम लोगों ने घड़ी को, यह आवाज आई थी, देखो बापू ये फूल लोगों ने ही मुझे दिए हैं, जिसे किसी को पता चलता है कि ये मैं हानुष की बेटी हूँ, सब लोग घड़ी देखने जा रहे हैं। तो यांका जो है वह अपने पिताजी से कह रही है, किसी को यह मालूम हो गया होगा कि मैं हानुष की बेटी हूँ, लोग ने मुझे गुलदस्ता दिए हैं, तो शायद लोगों में खुशी का माहौल है, लोग हानुष को बधाई दे रहे हैं और लोग कतार लगा के हानुष की घड़ी को देखने के लिए आ रहे हैं। आगे यांका जो कहती है, जो हानुष की बेटी है, जब घड़ी बजी तो मैं गली में थी, क्या माँ सचमुच घड़ी की आवाज यहाँ तक आई थी? कात्या हाँ, साफ सुनाई दे रही थी। फिर यांका कहती है कि बाजार में लोग तो बहुत खुश थे। तो यांका जिस तरह से घड़ी की पहली आवाज जब सुनती है तो वह गली में थी, यानी बाजार में थी। बाजार के लोगों में जिस तरह से खुशियां थी, उस खुशी का उल्लेख यहाँ पर यांका अब अपने पिता और माता के पास आकर उस घटना का विवरण देती है। जो लोग उस घड़ी के बारे में जो तारीफ कर रहे थे, उसका दृश्य यहाँ पर हमें दिखाई देता है। मैंने उस वक्त भाग कर आई, देखा घड़ी की आवाजें यहाँ तक पहुंच रही थी। तो यांका कहती है, जब मैं बाजार में थी तो घड़ी की आवाज जो साफ आ रही थी, जब मैं भाग कर आ रही तो घड़ी की आवाज यहाँ तक भी आ रही थी। और मैंने उसी वक्त दो आदमी शराब बॉक्स लेकर हंस के घर आते हैं और कात्या से कहते हैं कि नगर पालिका की ओर से यह आपको भेंट दिया गया है। घर आने वाले लोगों को कात्या शराब पीने को कहते हैं। देखिए, जब लोगों में जिस तरह से खुशियां होती है, घर में जिस तरह से खुशी का माहौल होता है, तो लोग अ, शरारत करते हैं, तो लोग अपने खुशियों के बांटते हैं। तो जिस तरह से नगर पालिका की ओर से हानुष को घर, यानी उनके घर में जो भी मेहमान आएंगे, तो उन्हें लिए दो बार अब शराब के बॉक्स भी हानुष के घर भेज दिए गए हैं। पूरी तरह से हानुष के घर में भी खुशी का माहौल है, नगर में भी खुशी का माहौल है। लोग हानुष की तारीफ कर रहे हैं, हानुष को मुबारक दे रहे हैं। यह सब कुछ बातें इस नाटक में हो रहा है। नाटककार ने पूरी तरह से हानुष की कड़ी मेहनत से घड़ी बनना, उसके बाद हानुष के जीवन में जो परिवर्तन आना, मुझे लगता है कि नाटककार ने हानुष के जीवन में ये जो खुशी के क्षण है, उसे जनता के सामने रखने की कोशिश किया है कि बाद में हानुष के जीवन में भी किस तरह से कठिनाइयां आने वाली है, यह भी आपको गौर करना होगा। तो जिस तरह से हानुष के परिवार में जिस तरह से खुशी का माहौल है, वह खुशियां मना रहे हैं। यानी शराब के बॉक्स हानुष के घर दिया गया है। लोग शराब पीकर जश्न मनाते हैं। लोग हानुष की घड़ी की तारीफ करते हैं। लोग घड़ी बजने की गूट पूछते हैं। तो जो उसका जो रहस्य है घड़ी बजना, उसके बारे में लोग हानुष से पूछते हैं। हानुष वह अपने आप को बजती है, इसमें कमानियां लगी है, जो एक बार चल दो तो अपने आप चलती रहती है। तो हानुष कहते हैं कि जब लोग उसे हानुष जो घड़ी बजने की जो रहस्य है, तो हानुष कहता है कि वह जो उनमें जो सुइयां होती है, जब एक बार अगर चल जाए तो अपने आप वह घड़ी चलती रहती। दूसरा आदमी कहता है कि आपकी घड़ी बहुत कमाल की है भाई, लगता है कि अंदर कोई आदमी बैठा है। तो वह देख कर किसी एक आदमी ने हानुष से कहता है कि आपकी घड़ी बहुत अच्छी है, कमाल की है। घड़ी देखने के बाद हमें यह लगता है कि कोई आदमी शायद घड़ी में यानी बैठा होगा। ऐसा दूसरा आदमी कहता है कि खुश रहो हानुष, सलामत रहो, तुम्हारी घड़ी चलती रहे, युग युग तुम्हारा नाम हो। देखिए,
हानुश के लिए जितने प्रशंसीय की बातें यहाँ पर लोग कहते हैं, कितनी खुशी की बात है हानुश के जीवन में यह होता है। लोग हानुश को मुबारक देते हैं, हानुश को लगातार युगों युगों तक आपका नाम रहे। आपने शायद यानी दुनिया को आपने नाम रोशन किया है, शहर में आपने अपना नाम जमा लिया है। अब हर किसी गली में, हर किसी बाजार में हानुश की ही तारीफ हो रही है। इस तरह से यहाँ पर आवाजें आती हैं कि हानुश को सलामत रहने की बातें करे, खुश रहने की बातें यहाँ पर कह दी जा रही है। कात्या कहती है, लोग शायद ज्यादा आएंगे। यंग का बेटी पड़ोसियों के घर से कुछ बर्तन और ले आते तो अच्छा था। यंग का चली जाती है क्योंकि अब हानुश के घर लोग आना जाना प्रारंभ हो चुका है। कात्या भी समझती है कि जब लोग आएंगे, जब उन्हें जब खाना खिलाने की जब बारी आएगी, तो हमारे पास अब तो ज्यादा बर्तन भी नहीं है, तो पड़ोस में जो भी है उनसे वह ज्यादा बर्तन लाने के लिए कात्या अपनी बेटी से कहती है, यांग का चली जाती है। कात्या हानुश से कहती है कि बेटी की शादी कर दो। जिस तरह से खुशी का माहौल है, हाँ, लोग अब हानुश को पहचानने लगे हैं। अब लोग हानुश को घड़ीसाज समझने लगे हैं। अब हानुश को हर कोई इंसान शहर का समझता है और जानता है। इसी वक्त पर कात्या कहती है कि अब बेटी का भी विवाह कर दो। और उत्तर में हानुश कहता है कि अच्छा, मैं तो तैयार हूं, इसी कपड़े में सब हो जाएगा, इसी माहौल में सब कुछ भी हो भी सकता है। आपको जेकब पसंद है ना? तो हानुश कहता है अपनी पत्नी को कि अगर बेटी का अगर विवाह करना है तो जेकब लड़का जो है उनके बारे में वह प्रस्ताव हानुश रखता है। कात्या कहती है कि जेकब के अलावा दुनिया में भी लड़के नहीं है, वह भी वह क्या करेगा। तो इस तरह से जो कात्या है वह कहती है कि जेकब के अलावा भी तो दुनिया में ऐसे बहुत सारे लड़के हैं, वह क्या घड़ी बनाएगा, मेरी बेटी को तो भूखा मारेगा। बदले में हानुश कहता है कि अब वह नए तरीके से 2-3 महीने में ये घड़ी बनाएगा। जिस तरह से विवाह की प्रस्ताव की बात कात्या जब हानुश के सामने रखती है, हानुश जब यानी जेकब का जो बातें कहता है उसके बारे में कात्या को जेकब पसंद नहीं है। इस बात के लिए वह कात्या को उस बात को थोड़ा बहुत परिवर्तन कर देती है, क्योंकि कात्या को अपनी बेटी जो यांका है जेकब के साथ विवाह करना कात्या को नामंजूर है, उन्हें पसंद नहीं है। घड़ी बनाना अहम नहीं, उसका भेद जानना मुख्य बात है। जिस तरह से हानुश कहता है कि किसी व्यक्ति के लिए घड़ी बनाना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, घड़ी का अगर भेद अगर मालूम हो जाए तो घड़ी कोई भी इंसान बना सकता है। तो घड़ी कात्या, तुम भी तो पहले भेद ही जान लेते, अब भेद पता चल गया आपको। हानुश कहता है कि हाँ, मैं बैठकर आराम से बियर पीना चाहता हूँ, अपने दोस्तों से बात करना चाहता हूँ। जिस तरह से यहाँ पर घड़ी की भेद की बात यहाँ पर होती है, किसी व्यक्ति के लिए अगर किसी विषय की अगर पूरी तरह से जानकारी हो जाती है तो हानुश कहता है कि वह आसान हो जाता है। तो वह हानुश अपनी कड़ी मेहनत से खुशी में है, वह बैठकर शराब पीना चाहते हैं अपने दोस्तों के साथ, और वह दोस्तों के साथ बात करना चाहता है, बाहर घूमना चाहता है और कुछ दिन ताले भी बनाना चाहता है। कात्या कहती है कि तुम अजीब आदमी हो, जब ताला बनाने का वक्त था तो तुमने घड़ी बनाते रहे, जब घड़ी बनाता है तो अब ताले बनाने की सोच रहा है। जिस तरह से कात्या हानुश के बारे में कहती है, जो अब आपको एक सफर आपने तय किया है, जब आपको घड़ी बनाना था तब ताले बनाने की बातें कर रहे, जब ताले ही जब बनाने थे तब आपने घड़ी बना रहा था। जिस तरह से हानुश के जो मन चंचल है उसी के ऊपर कात्या कहते हैं। हानुश जेकब के बारे में कहता है कि वह लड़का भी बहुत नालायक है, क्योंकि जब हानुश ने विवाह के प्रस्ताव यानी को लेकर जब अपनी बेटी का विवाह जेकब के साथ कराने की बात उन्होंने सोचा, तब कात्या ने इस विवाह को जब नामंजूर कर दिया। जेकब वह क्या मेरी बेटी को पालेगा। जिस तरह से आज की स्थिति है, उनकी भी स्थिति आखिरकार जीवन में ऐसे ही बन पाएगी, बन जाएगी। इसी कारण हानुश भी अपना गुस्सा दिखाते हुए कहते हैं कि वह लड़का बहुत नालायक, न सूरत अच्छी है न नीयत भी अच्छी है। कात्या कहती है कि विवाह करने के लिए तो लड़का को ही उतावला होना चाहिए, जो लड़के होते हैं उनको ही उतावला होना चाहिए, यह कात्या कहती है। क्योंकि
यांका कहती है कि क्या माँ, तुम बापू से विवाह करने के लिए क्या उतावली नहीं थी? इसी समय हानुश और कात्या के बीच हंसी मजाक की बातें होती। नाटककार ने यहाँ पर हानुश और कात्या के बीच की जो पारिवारिक विषय को लेकर जो बातें होती है, उसे भी कई ढंग से मजाक के रूप में यहाँ पर प्रस्तुतिकरण किया है। उसे उसी संदर्भ में एमिल का प्रवेश होता है। वह हानुस से कहता है कि अभी तक आप तैयार नहीं हुए, लोग तुम्हारी राह देख रहे हैं। उसी संदर्भ में एमिल जो है, उनका प्रवेश वहां पर आगमन होता है। वह हानुस से कहते हैं कि तुम्हें अब तैयार होना है, तुम्हें तैयार होकर घड़ी के उद्घाटन के कार्यक्रम में हमें जाना है, क्योंकि राजा आने वाला है, तुम्हें जल्दी से जल्दी तैयार होना चाहिए। इस तरह से एमिल हानुस से कहते हैं। हानुस कहता है कि बस तैयार ही समझो, मैं घबरा रहा हूँ यार, मुझे दरबार में रीति रिवाज मालूम नहीं है। जिस तरह से हानुश अपनी मन की कमजोरी है जो एमिल के सामने जब रखता है, तो वह कहता है कि हानुश, मुझे दरबार में जो भी मुझे सवाल पूछे जाएंगे और जो भी रीति रिवाज है दरबार का, मुझे पता नहीं है, मुझे किस तरह से व्यवहार वहां पर करना है, वह हानुश एमिल से पूछता है। एमिल कहता है, घबराने की कोई बात नहीं, महाराज जो भी आपको सवाल पूछेंगे उनके सही जवाब देना है। कात्या कहती है, महाराज तो हमारे अन्नदाता है, वह जो पूछेंगे उसी का उत्तर देना है। जिस तरह से कात्या भी कहती है, महाराज जो भी पूछेंगे आपको उत्तर देना है। एमिल भी कहता है, जो पूछेगा उसको सही रूप से उत्तर देना। एमिल महाराज की घड़ी के बारे में पूछेंगे, और क्या, जो मन में आए कह देना, और तुम महाराज की तारीफ करना। सभी राजा की तारीफ के ही सभी राजा जो है तारीफ के ही भूखे रहते हैं। एमिल खास तौर पर हानुश को यह कहता है कि आपको जो राजा घड़ी के बारे में जो सवाल पूछेंगे, आपको जितना मालूम है वह आपको बताना, और साथ साथ आप राजा की तारीफ करना। हर राजा क्या है, अपनी तारीफ के भूखे होते हैं। जब राजा की जब तारीफ कर देते हैं तो राजा खुश हो जाते हैं। तो एमिल हानुश को राजा की तारीफ करने की बातें करता है। वह आपसे पूछेगा कि घड़ी आपने क्यों बनाई है, तो उत्तर देना, राज्य की शान बढ़ाने के लिए किया है, राजधानी का रौनक बढ़ाने के लिए। तो बताना, हानुश ठीक है, बताता है। एमिल फिर कहता है कि अगर राजा पूछे नगर पालिका पर ही क्यों लगा दी, तो क्या उत्तर देंगे? हानुश कहता है कि हाँ, यह टेढ़ा सवाल है, मैं कहूंगा कि इस घड़ी को बनाने में नगर पालिका ही मुझे मदद मिल किया है। उसी समय कात्या कहती है कि किसी को झगड़ा लगाने की बात मत करना। देखिए, एमिल पूरी तरह से जो ऑलरेडी हानुश को वह समझता है कि यह भोला भाला इंसान किस तरह से उत्तर देगा या नहीं देगा। तो एमिल जो है हानुश को पूरी तरह से ट्रेन अप कर रहा है, पूरी तरह से ट्रेनिंग दे रहा है कि आपको राजा जब आपसे जब पूछेगा तो आपको किस तरह से उत्तर देना है। तो एमिल जो है हानुश से पूछता है कि अगर राजा आपको पूछेगा कि घड़ी आपने नगर पालिका पर ही क्यों लगा दिया, तो हानुश उसके लिए उत्तर देता है कि नगर पालिका ने मुझे घड़ी बनाने के लिए मदद किया था, इसी कारण मैंने नगर पालिका के ऊपर ही घड़ी लगाने के लिए सोचा है। इस तरह से जब इसी उत्तर का जब कात्या सुनती है, तो कात्या कहती है, किसी को झगड़ा लगाने की बात आपको नहीं करना चाहिए। उसी समय पादरी का आगमन होता है। वह कहता है कि मुबारक हो हानुश। जो पादरी है, हानुश का बड़ा भाई, जो पहले हानुश को घड़ी न बनाने की सलाह दिया था, अपने पारिवारिक स्थिति को खुद संभालने की बात किया था, वह आज हानुश के घर आकर हानुश को मुबारक दे रहा है। और मुबारक को कहता है, मैंने घड़ी देखी है, तुमने शहर का चार चांद कर दिया है, आज बड़ा मुबारक दिन है, पर इतनी नीची क्यों लगाई हानुश, इसे थोड़ा ऊंचा लगाना चाहिए था। हानुश कहता है कि नहीं भाईजान, ऊंची होती तो नक्षत्रों के नाम नहीं पढ़े जाते। पादरी फिर पूछता है, अब यह सारा वक्त अपने आप चलती रहेगी? देखिए, हानुश की घड़ी की खासियत यह भी है, क्योंकि उनके घड़ियों में नक्षत्रों का नाम भी लिखा गया है। और वह पादरी यह पूछता है कि आपकी घड़ी सारा वक्त अब चलती रहेगी, बजती रहेगी? हानुश उत्तर देता है कि चलती तो रहना चाहिए, मगर क्या मालूम आखिर इंसान के हाथ की बनी चीज है। जिस तरह से हानुश अपने ही ढंग से उत्तर अपने बड़े भाई को देता है। कुछ सोचकर पादरी अपने जेब में से कुछ पैसे निकालकर देते हुए, आज तुम्हारे घर मेहमान लोग आएंगे, हाथ तंग नहीं होना चाहिए। हानुश कहता है कि हाँ बैठिए ना, क्या बात है।
पादरी कहता है कि जब से तुमने घड़ी बनाया है तब से सभी पादरी भी, यानी सभी पादरियों में भी झगड़ा शुरू हो चुका है। सभी के मन में अशांति है। आज तो गिरजे घर कोई नहीं आया। इसी बीच यांका बोलती है कि एक घोड़ा गाड़ी आ रही है। एमिल कहता है कि हानुश आपके लिए ही किसी ने भेजी हो। तो इस घटना में हम देखते हैं जो पादरी हानुश से यानी कुछ खर्च करने के लिए वह पैसे देते हैं। उसके साथ साथ पादरी जो अपने मन में जिस तरह से गिरजाघर में जो माहौल बीता है उसी का भी वहां पर उल्लेख करता है। उसी संदर्भ में यांका भी कहती है कि कोई यानी गाड़ी आ रही है, शायद वह गाड़ी हानुश को लेने के लिए ही आ रही होगी। तो एमिल कहता है कि शायद नगर पालिका ने यह गाड़ी आपके लिए भेजी होगी, हानुश आपको तैयार रहना है। पादरी कहता है इन नगर पालिका वालों को तो बहुत ज्यादा हो गया है। आपने भी बिना पूछे घड़ी वहां पर क्यों लगा दिया। वह जो हानुश का जो भाई है पादरी, वह भी हानुश के ऊपर बिगड़ जाता है। वह कहता है कि आपने बिना पूछे कहे नगर पालिका पर घड़ी क्यों लगा दिया। वह नगर पालिका वालों का अब ज्यादा ही हो चुका है। राजा पूछे तो बता देना कि इसके बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं है। पादरी यह हानुश से कहते हैं कि अगर राजा आपको पूछेगा तो आपको साफ साफ उत्तर देना कि मुझे इसके बारे में मालूम। हानुश कहता है कि यही कहूंगा, तुम्हें लॉर्ड पादरी नाराज होने वाले बातें नहीं करना। यांका फिर कहती है कि बापू गाड़ी हमारे घर के सामने रुक गई है। एक अधिकारी गाड़ी से उतरकर हानुश से पूछता है तुम्हें तुम्हें हानुश हो, मुबारक हो, नगर पालिका की तरफ से तुम्हें लेने आया हूँ। जिस तरह से यांका उस गाड़ी को देखा, उस गाड़ी से एक अधिकारी उतरकर हानुश से पूछता है कि क्या यह हानुश का घर है। तो वह हानुश से मुबारक कहते हुए वह कहता है कि मुझे नगर पालिका की तरफ से भेजा गया है, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, चलो अब घड़ी का उद्घाटन होने वाला। हानुश गाड़ी में बैठ जाता है। एमिल कहता है जो कुछ मैंने कहा है सोच समझ कर जवाब देना। जिस तरह से एमिल ने पूरी तरह से हानुश को राजा जो भी पूछेगा किस तरह से उत्तर देना है सभी बातें उन्होंने कह दिया है। जाते वक्त एमिल कहता है हानुश आपको सोच समझ कर उत्तर देना है। राजा किसी भी टेढ़े प्रश्न आपको पूछ सकता है तो सही सही जवाब देना। पादरी कहता है मैं भी वही कहूंगा, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कात्या कहती है तुम कुछ मत मांगना, जो महाराज दे वही बहुत है, हमारी हालत उनसे छिपी नहीं है। यांका कहती है नीचे भीड़ इकट्ठी हो गई है, लोग बापू को देखने के लिए खड़े हैं। हाय कितना अच्छा लगता है, मैं नीचे जाऊंगी। इस विषय के बारे में एक बात मैं और कहना चाहूंगा। हानुश जो घड़ी बनाया है उनकी घड़ी नगर पालिका पर लग गई है। अब हानुश यानी घड़ी के उद्घाटन के कार्यक्रम में जा रहा है। जिस तरह से एमिल ने राजा जो भी पूछेगा उनका उत्तर कैसे देना है उन्होंने भी हानुश को ट्रेनिंग दिया है, यानी जो बात कहना है वह बात उन्होंने कहा है। पादरी भी का यही कहा है कि राजा जो भी पूछेगा जो मैंने आपको बताया वही उत्तर देना है। कात्या यह कहती है कि महाराजा से कुछ नहीं मांगना है क्योंकि हमारी गरीबी वह राजा बखूबी जानता है। सभी अपने अपने मन के अनुसार अपने अपने भावनाओं के अनुसार हानुश को बातें समझाते हैं। यही शायद इस नाटक का प्रमुख हम कहते हैं कि हानुश के बारे में, हानुश का जो भोला भाला इंसान वह किस तरह से उत्तर देगा नहीं देगा, इसी के बारे में कात्या हो, लॉर्ड पादरी हो, एमिल हो, अपने अपने ढंग से वह सब कुछ बताते हैं कि हानुश आपको सोच समझ कर उत्तर देना होगा, नहीं तो राजा गुस्से में आ सकता है। यह जो 7वां भाग है, यही 8वां भाग है, यहीं पर समाप्त होता है। हम नेक्स्ट क्लास में 9वें भाग में जो कुछ घटनाक्रम होता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।